है एवरीवन, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी बिलियनियर सीक्रेट वाइफ, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2। युग रंधावा। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार एक बिजनेसमैन के हैसियत से सोचो। अगर तुम इस शर्त को मानते हो तो तुम इकलौते रंधावा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के 33% के हकदार होगे। और ये भी सोचना कि तुम्हारे ऐसा करने पर रंधावा ग्रुप आसमान से ज़मीन पर भी आ सकता है, क्योंकि तुम इस 33% के शेयर को अपनी कंपनी के साथ जोड़कर रंधावा ग्रुप को काफ़ी पीछे छोड़ सकते हो। आगे तुम्हारा फैसला। इतना कहते हुए वह व्यक्ति शांत हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर मक्कारी साफ छलक रही थी, जैसे वो अपने प्लान में सक्सेस हो चुका हो। तो वही युग उस व्यक्ति यानी कि अपने ही दादाजी की बातों को सुनते हुए बस शांत था, जैसे वह उस बुजुर्ग व्यक्ति के कहे गए बातों को काफ़ी बारीकी से सोच रहा हो। लेकिन तभी उन्हें अपने पीछे एक कड़क आवाज़ सुनाई दी। पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा करने से पहले एक बार मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? इस आवाज़ को सुनने के बाद भी युग की नज़रें पीछे नहीं घूमी थी। वह अभी भी अपने सामने टेबल पर रखे फाइल को घूर रहा था। वही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि जैसे उसे पता हो कि इस वक्त उसके पीछे कौन खड़ा है। लेकिन वह बुजुर्ग आदमी यानी कि युग, जिन्हें दादाजी कहकर बुला रहा था, युग के पीछे ही खड़े एक दूसरे व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, जयप्रकाश, ऐसा मैं कर सकता हूँ और इसके लिए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी फैसले लेने की ताकत है। लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं कि ये मेरी बनाई हुई वसीयत है, जिसमें मेरे तीनों पोतों का बराबर का हक है। और इसके लिए मैंने अपने पोते देव से बात कर ली है, उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब बारी है मेरे दूसरे पोते युग की, जिससे मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। पिताजी, देव अभी नादान है। उसे सगे सौतेले का ज्ञान नहीं है। उसने दरिया दिली दिखा दी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी गैरों को देता फिरूं। आपके इस पोते ने 3 साल पहले ही सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, फिर आज किस हक से प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए आ गया? गुस्से से तिलमिलाए हुए उस शख्स ने कहा, जो अभी भी युग के पीछे ही खड़ा था। लेकिन अब तक उस शख्स की बातों को सुनते ही युग के चेहरे पर भी गुस्से की लकीरें उभरने लगी थीं। वह भी गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने ही पीछे खड़े शख्स की तरफ देखते हुए बोला, आपका बेटा देव नादान नहीं है मिस्टर जेपी। और रही बात सगे सौतेले के ज्ञान का, तो वो आपके बेटे को इसलिए नहीं है क्योंकि आपका बेटा एक नाजायज़ है, और नाजायज़ औलाद सगे सौतेले की बात नहीं करते। वो तो अपने सामने फेंके हुए टुकड़ों पर जीने के आदी होते हैं। अभी युग ने इतना कहा ही था कि उसके सामने खड़े उस शख्स यानी कि जयप्रकाश ने उसके ऊपर गुस्से से अपने हाथ उठा दिए थे। लेकिन वो हाथ युग के गालों तक पहुंच पाते उससे पहले ही युग ने उन्हें हवा में ही रोक दिया था। इस वक्त मिस्टर जयप्रकाश की आंखों में गुस्सा था, तो वही युग की आंखों में उनके लिए नफरत व तिरस्कार के भावना नजर आ रहे थे। वही अभी भी युग उनके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए ही बोला, दादाजी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। रंधावा ग्रुप के 33% शेयर्स को हड़पने और उसे बर्बाद करने के लिए मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वसीयत बनवा लीजिए, जल्द ही उन पर साइन करने आऊँगा। इतना कहते हुए युग ने मिस्टर जयप्रकाश के हाथों को झटक दिया था, साथ ही अपनी आंखों पर सिर चढ़ाते हुए वहाँ से जाने लगा। लेकिन तभी मिस्टर जयप्रकाश अपनी एक कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ते हुए बोले, जिन्हें काफ़ी मजबूती से युग ने पकड़ा था, युग रंधावा सिर्फ 3 दिन। मिस्टर जयप्रकाश के इतना कहते ही युग के कदम अपनी जगह पर रुक गए थे। लेकिन बिना पीछे मुड़े ही वह जयप्रकाश को अपनी पूरी बात कहने का इशारा दे रहा था, जिसे समझते ही
मिस्टर जयप्रकाश भी अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, खुद को बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह समझते हो ना, तो तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूँ। 3 दिन के अंदर अगर तुम शादी कर लेते हो तो ये जयप्रकाश रंधावा तुम्हें जुबान देता है कि खुद तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का 33% हिस्सा देगा, नहीं तो मेरी वसीयत से हमेशा के लिए दूर हो जाना। सिर्फ 2 दिन वसीयत तैयार रखना, उन पर 2 दिन बाद साइन करने आऊँगा। इस बार भी बिना पीछे मुड़े ही युग ने अपनी 2 उंगलियां हवा में लहरा दी थी और अपनी बातों को ख़त्म करते हुए वहाँ से आगे बढ़ गया था। जिसके पीछे खड़े मिस्टर जयप्रकाश वापस से उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखते हुए बोले, देखा आपने इसकी बदतमीजी, रिश्ते में मैं इसका बाप लगता हूँ, लेकिन इसने आज तक कभी भी बेटे होने का फर्ज निभाना तो दूर, तमीज़ से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा है। एक बाप के साथ किस इज्जत और आदर के साथ बात करते हैं, इसने आज तक जैसे कभी सीखा ही नहीं है। न जाने इसे किस बात का इतना गुरूर है। जयप्रकाश, तमीज़, इज्जत, आदर, ये सारी चीज़ें मांगने से नहीं मिलती हैं, इन्हें कमाना पड़ता है। और तुमने भी कभी एक बाप होकर ये सारी चीज़ें अपने बेटे से कमाने की कोशिश तक नहीं की है। वह बुजुर्ग व्यक्ति भी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले और एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए आगे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी मिस्टर जयप्रकाश खुद ही उनकी बातों को काटते हुए आगे बोल पड़े थे। इतने सालों से आपके भी तेवर में देख रहा हूँ, वो जो इतना सिर चढ़ा हुआ है ना, वो आपकी ही बदौलत है। अपने बाप को आंखें दिखाता है, अपने बाप को बर्बाद करने के सपने देखता है। आखिर मेरी गलती क्या है? अरे उसकी माँ को रहने के लिए छत दिया ही था, हर वक्त आगे पीछे 4 नौकर घूमते ही रहते थे, लेकिन उसे ये सारे सुख रास नहीं आए और खुद का गला घोंट लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो उसे धोखा नहीं दिया था ना, सारी सच्चाई उसके सामने रखी थी। लेकिन कहते हैं ना, कुत्तों को देसी घी हजम नहीं होती, वही उसके साथ भी था। तो इसमें खामोश, बहुत कर लिए तुम अपनी बकवास, आप एक और लफ्ज़ नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। इस बार उस बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में गुस्से की आग थी, चेहरा कांप रहा था, जिसे देखते ही मिस्टर जयप्रकाश ने भी हल्का चिढ़ते हुए अपना मुंह फेर लिया था। तो वही दूसरी तरफ युग रंधावा हल्के गुस्से में रंधावा मेंशन से बाहर निकलकर अपनी स्पोर्ट्स कार के अंदर बैठते हुए वहाँ से चला गया था। तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज़ दी, युग भाई। यह आवाज़ थोड़ी धीमी थी, शायद उसे कोई आवाज़ देने की बजाय युग को रंधावा मेंशन में देखकर चौंक गया था। रंधावा मेंशन के बाहर ही खड़ी एक दूसरी कार के पास एक लगभग 19 साल का लड़का, कद काठे वह देखने में युग की तरह ही था, जैसे वह उसके ही परिवार से वास्तव रखता हो। युग भाई यहाँ रंधावा मेंशन में? इतने सालों बाद वो यहाँ क्यों आए थे? कहीं डैड से तो? आई जस्ट होप कि सब ठीक हो। अबीर बाबा, आपके एग्ज़ाम का वक्त होने वाला है, हमें जल्दी से कॉलेज पहुँचना चाहिए। अगर हम लेट हुए तो आपका एग्ज़ाम छूट भी सकता है, और फिर देव साहब का गुस्सा तो आप जानते ही हैं। उस 19 साल के लड़के यानी कि अबीर, जो रंधावा मेंशन से युग को जाते हुए देख किसी सोच में डूब चुका था, तभी उसके पास ही खड़ा ड्राइवर उसे होश में लाते हुए बोला, जिसे सुनकर अबीर भी बस एक हल्की सी आह भरते हुए धीमे स्वर में कहा, मेरे दोनों भाई हिटलर से कम नहीं हैं। देव भाई का गुस्सा एक बार टॉलरेट किया जा सकता है, बट युग भाई। इतना कहते हुए अबीर कार के अंदर बैठ गया, जिसके बैठते ही कार भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन अभी वह कार बीच रास्ते ही पहुंची थी कि सामने से आ रही औरा की स्कूटी, जो इस वक्त औरा भी काफ़ी जल्दबाजी में रंधावा मेंशन की तरफ भागी चली जा रही थी। यहाँ तक कि जल्दी पहुँचने के चक्कर में उसने रॉन्ग रूट ले लिया था, जिस वजह से सामने से आ रही अबीर की कार से उसकी स्कूटी की टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी तेज़ थी कि औरा खुद को संभाल नहीं पाई और उस स्कूटी के साथ ही वह ज़मीन पर गिर पड़ी थी, जिसके गिरते ही
पेटी के अंदर बंद सामान के भी टूटने की आवाज़ सुनाई दी, जिसका मतलब साफ था कि पेटी के अंदर रखा हुआ सामान का दी एंड हो चुका है। वही खुद को चोट लगने साथ ही सामान के टूटने की आवाज़ को सुनते ही औरा को अपनी आंखों के सामने विक्टर का चेहरा नजर आने लगा था, जिसमें वो उसे सीधा फांसी पर लटकाने की धमकी दे रहा था। तो अभी औरा इन ख्यालों में खोई हुई थी कि उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, एक्सक्यूज़ मी मिस, आर यू ओके? ये कुछ पैसे रख लीजिए, अपना डैमेज ठीक करवा लीजिएगा। इस आवाज़ को सुनते ही औरा अपनी सोच से वापस आ चुकी थी। आंखों से सामने कुछ लाल रंग के नोटों को देखते ही उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाई। सामने एक अपने हम उम्र लेकिन हैंडसम लड़के को देखते औरा की नज़रें कुछ क्षण के लिए उसके ऊपर ही टिक गई थी। लेकिन तभी उसके कानों में दूसरी आवाज़ गूंजी, आपको और पैसे चाहिए? खैर, गलती आपकी ही थी, बट आप जैसे छोटे लोग अपनी गलती मानने की बजाय। अपनी बातों को कहते हुआ लड़का यानी कि अबीर अपने दूसरे हाथ में पकड़े वॉलेट से और पैसे निकालने लगा था। तभी उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिसकी आवाज़ से शायद उस लड़के के कान सुन पड़ चुके थे। हाथ में पकड़े लाल नोट अब तक उड़ते हुए जमीन पर फैल चुके थे, लेकिन उसके सामने खड़ी औरा की आंखों में गुस्सा था। तो वही वह लड़का यानी कि अबीर अपने गाल पर एक हाथ रखे औरा को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। साथ ही उसकी भी आंखें गुस्से से लाल नजर आ रही थी। गुस्से में ही उसने भी औरा के ऊपर अपने हाथ उठा दिए थे, लेकिन तभी उसके कार का ड्राइवर बीच में आते हुए उसे रोक दिया था। अबीर बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं कर रहे हैं? अगर ये बात देव साहब को पता चला तो आप जानते हैं ना कि वो कितना गुस्सा करेंगे। उस ड्राइवर की इन बातों को सुनते ही अबीर का हाथ हवा में ही रुक गया था, लेकिन खुले हाथ जो थप्पड़ के लिए उठे थे अब वो मुट्ठियों में कस चुकी थी। तो वही उसके सामने ही खड़ी औरा अबीर को खुद के ऊपर थप्पड़ उठाते देख चिहुक उठी थी। साथ ही उसकी आंखों की पुतलियां आपस में कस चुकी थी, लेकिन ड्राइवर की कही बातें उसके कानों में भी गूंज उठा था, जिसे सुनते ही उसने अपनी आंखें खोल दी थी। तभी उसने देखा कि अबीर, जिसके हाथ वापस से नीचे आ चुके थे, लेकिन आंखों में किसी को जला देने वाला गुस्सा अभी भी कायम था। चेहरे के मिले जुले भाव औरा को कंफ्यूज कर रहे थे कि अबीर का अगला स्टेप क्या होने वाला है। लेकिन तभी अबीर अपने पास ही खड़े ड्राइवर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, लाइटर। अबीर बाबा, उस ड्राइवर ने कहा, लेकिन अबीर की गुस्से से घूरती नज़रों को अपनी तरफ देख उस ड्राइवर ने अपने पैंट के पॉकेट से एक लाइटर निकालते हुए अबीर के हाथों पर रख दिए थे। तो वही अबीर बिना पलक झपकाए ही उस लाइटर को ऑन किया और कार के टक्कर से रोड के एक तरफ गिरी औरा की स्कूटी के ऊपर फेंक दिया था, जिसे देख उस ड्राइवर के साथ साथ औरा की भी आंखें फैलते हुए बड़ी हो चुकी थी। उसका गला चीखते हुए अबीर को रोकने वाला था, लेकिन तभी एक ब्लास्ट हुआ और औरा की आंखें एक बार फिर से कस गई थी। इस वक्त अबीर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। वापस से अपनी कार के अंदर बैठते हुए बोला, वापस मेंशन की तरफ चलो। लेकिन अबीर बाबा, आपका एग्ज़ाम, चौंकते हुए ड्राइवर ने कहा। लेकिन अबीर अपने कार के अंदर बैठते हुए शांत था, जिसे देख ड्राइवर भी तुरंत कार के अंदर बैठते हुए कार को वापस मेंशन की तरफ घुमा दिया था। जिनके जाने के बाद उनके पीछे खड़ी औरा, जिसकी बंद आंखों में अब तक नमी तैर गई थी, जिसके खोलते ही वह आंसुओं के रूप में बाहर छलक पड़ी थी। आंखों के सामने विक्टर की जान से प्यारी उसकी कबूतरी यानी कि उसकी स्कूटी धुआं धुआं हो चुकी थी। डियर फ्रेंड्स, अब तक आप लोगों ने इस स्टोरी के कुछ झलक सुन लिए हैं, लेकिन शायद अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। तो सबसे पहले इस स्टोरी के कुछ खास कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे आगे की स्टोरी समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रंधावा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के असली मालिक यशवंत रंधावा, उम्र लगभग 70 वर्ष, जिन्हें युग रंधावा दादाजी कहकर बुला रहा था। उनकी पत्नी जानकी रंधावा, जो स्वभाव से भी सरल और सीधी महिला थी।
तो वही यशवंत रंधावा। रंधावा ग्रुप के मालिक होने के बाद भी रंधावा मेंशन में रहने की बजाय अपने अलग आशियाने में अपनी पत्नी जानकी के साथ रहते थे। इनके साथ ही एक शख्स और भी था जो इनके कुक ड्राइवर होने के साथ साथ इनके बॉडीगार्ड भी थे, सुलेमान मियाँ, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। वही अब बात कर लेते हैं रंधावा मेंशन में रहने वाले शख्स की, जिसके मुखिया यानी कि यशवंत रंधावा के इकलौते बेटे व रंधावा ग्रुप ऑफ कंपनी को चलाने वाले जेपी उर्फ जयप्रकाश रंधावा, उम्र लगभग 50 वर्ष। जेपी रंधावा, जिनके 3 बेटे देव रंधावा, युग रंधावा और सबसे छोटा अबीर रंधावा। जेपी की पहली पत्नी देवकी रंधावा, जिनसे शादी उन्होंने अपने पिता यशवंत रंधावा की जोर जबरदस्ती पर की थी। लेकिन जेपी रंधावा को देवकी कभी पसंद नहीं आई थी, बल्कि वह देवकी की छोटी बहन सुमित्रा को पसंद करते थे, क्योंकि देवकी एक सांवली रंगत ली हुई एक सरल महिला थी। वही उसकी बहन सुमित्रा का रंग गोरा होने के साथ साथ सुमित्रा एक पढ़ी लिखी मॉडर्न महिला थी, जिस वजह से देवकी से शादी करने के बाद भी जेपी का अफेयर सुमित्रा के साथ चलने लगा था। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन जेपी के दिल में देवकी के लिए कभी भी जगह नहीं बन पाई थी। वो उसे हमेशा एक तिरस्कार की भावना से देखते थे। वही दिन गुजरने के साथ एक दिन सुमित्रा बिन ब्याहे ही गर्भ से हो चुकी थी। तब उसने जेपी के ऊपर देवकी को तलाक और खुद से शादी करने का दबाव बनाया। उसकी बातों में आते हुए जेपी ने भी यही करने का निर्णय लिया था, लेकिन यशवंत रंधावा के आगे जेपी की एक न चली, जिससे जेपी रंधावा पूरी तरह से झुझला उठे थे। घर के अंदर यशवंत रंधावा का हुकूमत, तो वही घर से बाहर सुमित्रा का प्रेशर। इन सब से फ्रस्ट्रेट होकर जेपी ने खुद को शराब के नशे में डुबोना शुरू कर दिया था, जिसके बीच ही वह कई बार देवकी के संपर्क में भी आए, जिसके कुछ महीनों बाद ही देवकी भी गर्भ से हो गई थी। लेकिन तभी सुमित्रा ने शादी से पहले ही अपने पहले बच्चे यानी कि देव रंधावा को जन्म दे दिया था, जिस वजह से ही अपने पिता से बहस करते वक्त युग ने देव को नाजायज़ कहा था। वही देव के जन्म होते ही जेपी सुमित्रा और अपने बच्चे को लेकर एक दिन रंधावा मेंशन में आ धमके थे। उस दिन रंधावा मेंशन में तूफान उठा था, लेकिन देवकी अपने सामने अपनी छोटी बहन को इस तरह ठोकरें खाने के लिए कैसे छोड़ देती, जबकि उसकी गोद में उसके पति का ही अंश था और सुमित्रा उसकी अपनी सगी बहन थी, जिसकी वजह से देवकी ने सुमित्रा को भी रंधावा मेंशन में रोक लिया था। साथ ही जेपी से शादी करवाकर अपनी बहन को जेपी की दूसरी पत्नी होने का दर्जा दे दिया। लेकिन सुमित्रा के आते ही जेपी उसे पूरी तरह से भूल चुके थे। कुछ महीनों बाद देवकी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने युग रखा था। देवकी की ज़िंदगी में युग के आ जाने से उसकी दुनिया युग तक ही सीमित होकर रह गई थी, या यह कह सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी के सूनेपन को युग ने आकर खुशियों से भर दी थी। जेपी का प्यार वैसे भी उसे कभी नसीब नहीं हुआ था। अगर जेपी नशे की हालत में उसके पास न आते तो शायद उसकी ज़िंदगी में युग भी कभी नहीं आता। वही धीरे धीरे सुमित्रा का भी बर्ताव देवकी के प्रति बदलने लगा था। अपनी सगी बहन भी उसकी आंखों में हर वक्त खटकने लगी थी, लेकिन यशवंत रंधावा की मौजूदगी में वह देवकी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती थी, सिवाय जेपी का सहारा लेकर उसे मेंटली टॉर्चर करने के अलावा। इन सब के बावजूद भी देवकी ने खुद को अपने बेटे के लिए संभाल लिया था। वही देव के साथ साथ युग भी बड़ा होने लगा था। जहाँ देव को हर वक्त पिता का प्यार मिलता, वही युग को हमेशा अपने पिता से दुत्कार ही मिलता। खेलने के लिए उसे कभी भी अपने पिता का गोद नसीब नहीं हुआ था, जिसके लिए वो हर वक्त तरसता रहता था। और धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतने लगे थे। 6 सालों तक अपने पिता का दुत्कार सहने का आदि युग, उसके घर में एक और नन्हे मेहमान की किलकारी गूंज उठी थी। उस दिन सुमित्रा ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया, यानी कि अबीर रंधावा को। वही अबीर के आ जाने से युग के सीने में दबा अपने पिता के प्यार को पाने का दुख अब गुस्से व नफरत से बदलने लगा था, क्योंकि उसने देखा कि उसके पिता यानी कि जेपी की नज़रों में उसके सिर्फ 2 ही बेटे थे, देव और अबीर।
उसने इन 6 सालों में गलती से भी युग की तरफ एक प्यार भरी नज़र से भी नहीं देखा था। तो वही तीनों भाइयों में ज़्यादा मनमुटाव नहीं था। मौका मिलते ही तीनों साथ में खेलते, लेकिन जैसे ही सुमित्रा की नज़र उन पर पड़ती, वह युग को हमेशा अपने बच्चों से दूर कर देती, जैसे वो कोई निचली जाति का इंसान हो। एक दिन इन्हीं सब कारणों की वजह से देवकी को दिल का दौरा पड़ा और कुछ घंटों के अंदर ही युग को हमेशा के लिए अलविदा कहते हुए वह ऊपर चली गई। वही नीचे युग अनाथ हो चुका था। कहने को उसके पास उसका परिवार था, पिता थे, लेकिन माँ के जाते ही सारे रिश्ते भी उसके लिए अजनबी बन गए थे। जिसके बाद युग के ऊपर सुमित्रा के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए यशवंत रंधावा ने उसे हमेशा के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, जहाँ अपने परिवार से दूर रहते हुए युग के दिल में भी उनके लिए सिर्फ नफरत बढ़ने लगी थी। स्कूल लाइफ ख़त्म होते ही यशवंत रंधावा की बदौलत युग अपनी आगे की पढ़ाई करने फॉरेन चला गया, जहाँ स्कूल की तरह ही वहाँ भी उसे वक्त पर पैसे मिल जाया करते थे। उसकी कभी उसे कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन उसे एक परिवार का प्यार कभी नहीं मिल पाया था। अपनी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के साथ ही युग के अंदर की चिंगारी अब ज्वालामुखी का लावा बन चुका था, जो बस बाहर आने को बेचैन था। 21 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद युग वापस इंडिया लौट आया था, लेकिन आते ही उसने रंधावा के साथ अपने सभी रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ दिए और कॉलेज के दिनों में बचाए पैसों से उसने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, रंधावा ग्रुप की बर्बादी, जिसके लिए उसने 4 साल तक कड़ी मेहनत की। अपनी तेज़ दिमाग और मेहनत से उसने अपने बिजनेस को ऊंचाई पर ले आया, जहां अब वो धीरे धीरे रंधावा के प्रोजेक्ट्स पर कब्जा करने लगा था। तो वही अब यशवंत रंधावा काफ़ी वृद्ध हो चले थे। उन्हें अपनी अवस्था देखकर अंदाज़ा हो चुका था कि उनके लिए कभी भी ऊपर से बुलावा आ सकता है, जिसे सोचते हुए उन्होंने अपनी सारी वसीयत को अपने इकलौते बेटे जयप्रकाश के नाम पर करने की बजाय अपने तीनों पोतों में बांटना बेहतर समझा था। इस वक्त 26 साल का देव, जिसकी ज़िंदगी की गाड़ी अपनी पटरी पर सही से चल रही थी, लेकिन 25 साल का युग, जिसकी आंखें हर वक्त रंधावा के बर्बादी के सपने देखती, जिसे समझते हुए अब यशवंत रंधावा को उसकी चिंता सताने लगी थी। तभी कुछ सोचते हुए उन्होंने युग के सामने यह शर्त रखी कि वह युग को अपनी जायदाद का 33% हिस्सा तभी देंगे जब वो शादी करेगा, जिसके लिए युग ने साफ इनकार भी कर दिया था। लेकिन यशवंत रंधावा ने जब उसे उसकी ही भाषा में समझाया, उसमें उसका प्रॉफिट समझाया, साथ ही उस वक्त अपने ही बाप जयप्रकाश से मिली कड़वी बातों पर युग ने शादी के लिए तुरंत हामी भर दी थी। साथ ही उसने यह भी कह दिया था कि वह 2 दिन के अंदर शादी करके यशवंत रंधावा के बने वसीयत पर साइन करने के लिए आएगा। तो क्या युग 2 दिन में शादी करने में सफल हो पाएगा? क्योंकि उसके विपक्ष में बैठे जेपी रंधावा ने भी ठान लिया था कि आने वाले 2 दिनों में वह युग की शादी किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। इस बाप बेटे के बीच छिड़ी जंग में आखिर जीत किसकी होगी? जानने के लिए सुनते रहें बिलियनियर सीक्रेट वाइफ। एंड हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।